हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यस, कैसे आप सब लोग बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है? नाइस। देखो बेटा, ये पढ़ाई करने का समय है। प्लीज़ फालतू बातें छोड़कर पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। जब आप क्लास में होते हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ एक एक शब्द सुनिए। देखिए, अगर आप सुनेंगे ना कंसंट्रेशन से, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी, आपको याद रहेंगी। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, अगर घर जाके आप नोट्स रिवाइज कर लोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ 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 कंसंट्रेट कीजिए जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास में उस पर। ठीक है, ग्रेट। सो स्वागत है आपके इस कक्षा में। आज हमारा जो प्राणी जगत है उसका लेक्चर 4 है। ठीक है, जिसमें अपन प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले, एज वी ऑलवेज डू, हम लोग रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? यस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट सिलेंटरेटा। यस, फाइलम सिलेंटरेटा या फिर निडेरिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या देखा था सबसे पहले अपन ने फाइलम सिलेंटरेटा में? कैसे होते हैं ये? समुद्री होते हैं या स्वच्छ जल में मिलते हैं या कैसे होते हैं? अपन ने देखा था कि अधिकांश तो समुद्री हैं, पर कुछ स्वच्छ जल में भी ये मिल सकते हैं हमको। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ अपन ने इसके बारे में क्या देखी? अब हम वर्गीकरण के आधार पे आ जाते हैं, है ना, जो अपन ने पढ़े थे डिफरेंट। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि इनके अंदर कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक लेवल का होगा। ठीक है, फिर सेकंड थिंग अपन ने देखा इस पे सिमेट्री कैसी होगी। तो कैसी सिमेट्री होगी बेटा? अरीय सममिति होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि इनका बेसिकली इनकी जो आहार नाल है, जो इसका बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो ये अपन ने देखा था ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। क्यों है अपूर्ण? क्योंकि एक ही छेद है जो कि मुख और गुदा दोनों का काम करता है इनके अंदर। यस, और इस तरीके का जो इसकी वजह से जो इनका बॉडी प्लान है वो कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। याद है आप सबको? अच्छा, अब ये बताइए, ये डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? जल्दी से। यस, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सिलेंट्रेट्स? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। इनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगी। ठीक है, मीजोडर्म नहीं होती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। 2 जननिक स्तर आपको इनके अंदर मिलती है। फिर मैंने आपको इनका एक स्ट्रक्चर बताया था कि अग्रभाग जो है वो शंकु समान होता है, जिसको अपन हाइपोस्टोम बोलते हैं, है ना। ये आप डायग्राम के थ्रू याद करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, हाइपोस्टोम है। उसके बाद अपन ने देखा था कि नीचे स्टॉक होती है ना। और इसके अंदर ये तो बाहर वाली तो हो गई आपकी एपिडर्मिस, और अंदर होती है गैस्ट्रोडर्मिस। याद है बेटा? ठीक है, तो ये 2 जननिक लेयर आपको इसमें दिख गई। एक तो हो गई ये एपिडर्मिस जो कि आपकी एक्टोडर्म से बन रही है, एक ये हो गई गैस्ट्रोडर्मिस जो आपकी एंडोडर्म से बन रही है। ठीक है, इनमें मैंने आपको बोला था एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, इनका पूर्ण शक्त सेल, टोटीपोटेंट सेल। क्या नाम है? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सिलेंट्रेट्स के टोटीपोटेंट सेल्स को हम क्या बोलते हैं? क्विकली। यस, वेरी गुड। इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, ये आपको मिलती हैं। और पॉरीफेरा की क्या होती हैं बेटा पूर्ण शक्त कोशिकाएं? आर्कियोसाइट्स। ठीक है, यस। तो ये अपने गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस हो गई। बीच में अपन ने देखा था कि जिलेटिनस पदार्थ है जिसको अपन ने बोला मीजोग्लिया। ठीक है, जिसमें तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा सेंटर में क्या है? सेंटर में एक कैविटी है जिसको अपन बोल रहे हैं सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी नाम के बेसिस पर हम इनको सिलेंटरेटा बोलते हैं क्योंकि इनमें सिलेंटरॉन है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, जठर संवहनी गुहा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि इनके माउथ के इधर उधर आपको स्पर्शक मिलते हैं, टेंटिकल्स मिलते हैं जो 6 से 8 हो सकते हैं। इनके टेंटिकल्स हॉलो होते हैं या ठोस होते हैं? बताइए, खोखले होंगे या ठोस होंगे? खोखले होते हैं। ठीक है, इनके स्पर्शक जो हैं वो खोखले होते हैं, अशाखित होते हैं, लंबे बेलनाकार होते हैं, ये अपन ने देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने इसके अंदर देखी थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ना सिर्फ इसमें डाइजेशन हो रहा है खाने का, बल्कि ये इसके जो भोजन, जो पाचित भोजन है उसको वितरण करने में भी हेल्प कर रही है। तो इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर संवहनी गुहा। ठीक है,
नेक्स्ट अपन आते हैं बेसिकली, हाँ, अब अपन ने देखा था डाइजेशन इसमें दोनों तरीके का बेसिकली इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है। तो बाह्य कोशिकीय पहले होता है या अंतः कोशिकीय, बताइए। बाह्य कोशिकीय पाचन पहले होगा या अंतः कोशिकीय पाचन पहले होगा? यस, ये मैंने आपको बताया था और इसको समझाने के लिए मैंने आपको सेल्स ऐसे बना के दिखाए थे कि गैस्ट्रोडर्मिस में एक सेल्स तो होते हैं जिनको अपन बोलते हैं जाइमोजन सेल्स, जो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और भोजन का यहाँ पे पाचन होता है, पर आधा ही पाचन होता है। उसके बाद स्पेशल सेल्स और होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिटिव मस्क्यूलर सेल्स, पोषण पेशी कोशिका। ये फिर उस खाने को ले लेती हैं और फिर उस खाने को पूरा कंप्लीट डाइजेशन करती हैं। ठीक है, तो पहले बाह्य कोशिकीय फिर अंतर कोशिकीय इनमें डाइजेशन होता है। तो एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों आपको मिल रहा है देखने को। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि टेंटिकल्स जो हैं बेसिकली जो स्पर्शक हैं, ठीक है, उनका काम क्या है इनमें, एक तो भोजन पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं, शिकार करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये गमन में भी हेल्प करते हैं, इनके स्थिरीकरण में, एनकरेज में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी रक्षा करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं इनके टेंटिकल्स के। ठीक है, उसके बाद टेंटिकल्स पे अपन ने देखा था स्पेशल कोशिकाएं मिलती हैं जिनको हम स्नीडोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। ठीक है, और इसी के बेसिस पे अब इनका नाम है स्नीडेरिया। तो सिलेंटरेटा स्नीडेरिया, सिलेंटरेटा सिलेंट्रॉन की वजह से, स्नीडेरिया बिकॉज ऑफ स्नीडोब्लास्ट। ठीक है, स्नीडोब्लास्ट में अपन ने देखा कि नाशपाती के आकार का है, इसमें एक कैप्सूल है जिसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक टॉक्सिन भरा हुआ है, हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, उसमें एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, उस पर तंतु लिपटा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या है, ढक्कन है जिसको ओपर्क्यूलम बोल रहे हैं, और एक लिड है जिसको अपन बोल रहे हैं स्नीडोसील। ठीक है, और ये जो रॉड है उसको पोजीशन पे रखने के लिए एक स्प्रिंग लाइक संरचना है जिसको लासो बोलते हैं। समझ में आया? ये सारा मैंने आपको संरचना बताई थी नेमेटोसिस्ट की। ठीक है, सॉरी स्नीडोब्लास्ट की। और जो एक स्नीडोब्लास्ट जो है वो एक बार ही यूज हो सकता है, फिर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं हर 48 घंटे में एक नया स्नीडोब्लास्ट बनाती हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्य है बेसिकली, ये इनका स्ट्रक्चर है, संरचना जो मैंने आपको बताई स्नीडोब्लास्ट की। समझ में आया? ठीक है, ग्रेट। नाउ हम और आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देखा कि ये हमें दो फॉर्म्स में मिल सकते हैं, है ना, द्विरूपी होते हैं, डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म जो है वो लंबी है, बेलनाकार है, स्थानबद्ध है। ठीक है, इसमें मुंह ऊपर की ओर है। जो मेड्यूसा फॉर्म है वो छाते के जैसा होता है, उसका मुंह नीचे की तरफ है, और ये मुक्त तैराक होता है, फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, याद है? यस, ओके। अब कुछ जो सिलेंट्रेट्स हैं वो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में आपको मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बताइए? कुछ सिलेंट्रेट्स जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल बताइए। एक तो हो गया आपका हाइड्रा, ठीक है, और दूसरा हो गया एडेम्सिया, दैट इज सी एनीमोन। ठीक है, फिर कुछ होते हैं जो सिर्फ आपको मेड्यूसा फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, सॉरी, ऑरिलिया, जेलीफिश, है ना। और कुछ होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स आपको इनकी लाइफ साइकिल में मिलेंगे, और वो है ओबेलिया, ठीक है, सीफर, और एक और होता है फाइसेलिया विच इज द पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, इन दोनों में आपको ये दोनों पॉलिप और मेड्यूसा इनकी लाइफ साइकिल में मिलेंगे। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस। याद है, पीढ़ी एकांतरण हो रहा है, मेटाजेनेसिस हो रहा है। जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बडिंग के थ्रू जो बड बनती है, वो बड डेवलप होके मेड्यूसा फॉर्म बनाती है। ठीक है, फिर मेड्यूसा के जो गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, फिर उनमें फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर जो जाइगोट बना वो जब डेवलप होता है वो वापस से पॉलिप फॉर्म बनाता है। तो पॉलिप मेड्यूसा ऐसे एकांतरण चल रहा है, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा अपने को? मेटाजेनेसिस। ठीक है, समझ में आया? ये अपन ने इनकी द्विरूपता के बारे में बात की थी। फिर अपन ने क्या देखा था कि कुछ जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके ऊपर बाह्य कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे कि प्रवाल है ना, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर हम जनन की बात करें तो अलैंगिक लैंगिक दोनों मिलता है। अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन दैट इज बडिंग से होगा, ठीक है। और जो इनका डेवलपमेंट है वो कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट। अगेन लार्वा इनमें प्रेजेंट होगा और इनके लार्वा का नाम होता है प्लेन्यूला, ठीक है। प्लेन्यूला लार्वा इनके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर हमने सिलेंट्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, याद है कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे? यस, घर पर मेरे क्लास है प्लीज आओ, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें अपने थे गॉर्गोनिया, पैनाट्यूला, मिएंड्रिना, कोरेलियम, हाइड्रा, फाइसेलिया, ठीक है, एडेम्सिया, ऑरेलिया और ओबेलिया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, सिलेंट्रेट्स के हैं। गॉर्गोनिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, सी फैन बोलते हैं, या फिर आप इसको समुद्री व्यंजन भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर पैनाट्यूला को हम सी पेन बोलते हैं, या फिर आप इसको समुद्री पिच भी बोल सकते हो। मिएंड्रिना जो है वो क्या है, ब्रेन कोरल है, ठीक है। कोरेलियम जो है वो जो लाल मूंगा होता है पत्थर जो आप पहनते हो वो कोरेलियम है। हाइड्रा तो अपने को पता ही है। फाइसेलिया क्या है, पुर्तगाल का युद्ध मानव है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर है, ठीक है। एडेम्सिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, सी एनीमोन बोलते हैं। ऑरेलिया को जेलीफिश और ओबेलिया को सीफर, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये कॉमन नेम्स दे देते हैं, साइंटिफिक नेम्स नहीं देते और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टीनोफोरा पे। फाइलम टीनोफोरा अपन ने पढ़ा था। तो इनके जो जीव जो इनमें आते हैं उनको अपन क्या क्या बोलते हैं, 3 नाम मैंने आपको बताए थे। सी गूसबेरी, आमले जैसे, ठीक है। सी वॉलनट, समुद्री अखरोट, ठीक है। और कोम्ब जेलीज, कंगक जेली, ठीक है। ये इनको बोला जाता है, ये इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। फिर इसमें अपन ने देखा था ये पूर्णतया समुद्री है, ठीक है, सिर्फ समुद्र में ही पाए जाएंगे। उसके बाद बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है एज सिलेंटरेटा के, डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद इनका भी पाचन मार्ग जो है वो अपूर्ण है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ऑलमोस्ट सेम है, पर कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इनका जो संरचना है वो गेंद जैसी है, बीच में आपको छेद छिद्र दिख रहा है वो माउथ है। फिर आपको दिखाई देंगी 8 कोम्ब प्लेट्स, एक्सटर्नल कोम्ब प्लेट्स, सीलिया होगा इनके अंदर, सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये कंगे जैसी होती हैं इसलिए इनको कोम्ब बोला, ठीक है, सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स। और आपको एक जोड़ी स्पर्शक इसमें देखने को मिलेंगे, टेंटिकल्स। अब क्या इनके अंदर स्नीडोब्लास्ट होते हैं, स्नीडोब्लास्ट इनमें नहीं होते और इसी वजह से हम इनको एस्नीडेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर स्नीडोब्लास्ट नहीं है पर एक अलग तरीके के सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं लासो सेल्स, ठीक है, या फिर कॉलोब्लास्ट, ठीक है। ये शिकार पकड़ने में इनको मदद करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि ये क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, जैव संदीप्तिशीलता, जैव प्रदीप्तिशीलता इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये एक इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है, बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करते हैं। 8 सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। समझ में आया आपको ये सारी चीजें? उसके बाद अपन ने इनमें लैंगिक जनन की बात की, तो ये भी मोनोएशियस ही है, दैट इज उभयलिंगी है, दोनों सेक्सेस एक में ही है, ठीक है। निषेचन जनरली इनमें एक्सटर्नल होता है, बाह्य निषेचन होता है। इनमें भी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। तो लार्वा जो होता है इनका, उसका क्या नाम है बेटा, सिडिपिड लार्वा,
इनमें कौन सा लार्वा मिलता है? सिटिपिड लार्वा। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे। कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे अपन ने? एक है फ्लूरोब्रेकिया, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फ्लूरोब्रेकिया, और एक है टीनोप्लाना। टीनोप्लाना ज्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि ये टीनोफोरा से मैच करता है ना। फ्लूरोब्रेकिया जनरली पूछा जाता है। तो ये है आपका टीनोफोरा। इसमें सिर्फ लैंगिक जनन देखने को मिलता है, ये याद रखना आप। ठीक है, सिर्फ लैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा टीनोफोरा के अंदर। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्लैटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो प्लैटीहेल्मिन्थीज हैं उनमें जो जीव आते हैं उनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, चपटे कृमि बोलते हैं। फ्लैट क्यों? क्योंकि वो पृष्ठाधार सतह से ऐसे चपटे हैं, ऐसे चपटे हैं बिल्कुल। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं चपटे कृमि या फिर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अब ये जो है जनरली अंतः परजीवी होते हैं, एंडोपेरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो मुक्त जीवी भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम वही वर्गीकरण के आधार से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा? यहाँ पे सोचो, आपने पढ़ा है वर्गीकरण के आधार, याद किया होगा आपने, है ना? तो इसमें क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने को देखने को मिलेगी? ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। सिमेट्री कैसी मिलेगी? बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ठीक है, द्विपार्श्व आपको सममिति इसके अंदर देखने को मिलेगी। थर्ड थिंग, अगर अपन बात करें कि इनमें डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें मीजोडर्म आ जाती है अब। ठीक है, तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जननिक स्तर आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो अपन ने क्या क्या देखा? एक तो ये चपटे कृमि इसके अंदर आते हैं, स्वतंत्र जीवी अथवा अंतःपरजीवी हो सकते हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें तीनों जननिक स्तर आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं सीलोम पे। क्या इनमें सीलोम होती है? होती है या नहीं? नहीं होती, फ्लैट है ना, कोई कैविटी नहीं है। ठीक है, अगुहीय है, एसीलोमेट है। तो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और बीच में मीजोडर्म है। वो मीजोडर्म कैसी है इनके अंदर? इनके अंदर जो मीजोडर्म है वो ठोस है। ठीक है, तो ठोस मीजोडर्म, ठीक है, ये इनका यूनिक फीचर है, याद रखेंगे। ठीक है, ठोस मीजोडर्म होना अभिलाक्षणिक गुण है इनका। ठीक है, इसमें कोई कैविटी नहीं है, मीजोडर्म जो है वो ठोस है, ये एसीलोमेट्स हैं। ठीक है, अब अगर अपन इनके आहार नाल की बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो अगेन यहाँ पे भी अभी तक सिर्फ एक ही ओपनिंग है। ठीक है, जो मुख और गुदा दोनों का काम कर रही है। तो अपूर्ण, ठीक है, कैसा होगा? अपूर्ण पाचन मार्ग होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अपूर्ण पाचन मार्ग है बिकॉज एक ही ओपनिंग है। तो फिर बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। आपको याद रखना ही है कि अगर अपूर्ण पाचन प्लान है, पाचन मार्ग है सॉरी, तो प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। ठीक है, पर एक इनका मेंबर होता है जो है टीनिया सोलियम। सबको पता होगा इसके बारे में। यस, ये है टेपवर्म। इसमें आहार नाल होती ही नहीं है, आहार नाल जो है वो एब्सेंट है, पाचन मार्ग है ही नहीं, एब्सेंट है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करता ही नहीं है कोई चीज को। ये क्या है? ये अंतः परजीवी है, हमारे आंत में रहता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, और वहां पे जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है अपने शरीर की सतह पे से ही। ठीक है, मान लो ये हमारी आहार नाल है और ये टेपवर्म लटका पड़ा है, ठीक है ना, चिपका पड़ा है हमारे यहाँ, तो ये सतह से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यस, तो इसके अंदर आहार नाल एब्सेंट है, ये शरीर की सतह से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, आहार नाल एब्सेंट। ठीक है, गॉट इट? तो ये आपको टीनिया सोडियम के बारे में याद रखना है। बाकी इनके औरों के अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं
इनके कुछ अडेप्टेशन जो इनके अंदर है, देखिए ये अंतः परजीवी है जैसे अपन ने देखा, तो इनको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे अपन टेपवर्म की बात करें, ये हमारे आंत में परजीवी है ना। तो आपको पता है कि आपकी जो आंत होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें क्या हो रहा है, क्रमाकुंचन हो रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर ये वर्म यहाँ है और यहाँ पे क्रमाकुंचन हुआ, तो ये तो खिसक खिसक के नीचे और फिर गुदा से बाहर हो जाएगा। पर इसको ये नहीं होना है, ये चाहता है ये वहीं रहे, तो उसके लिए इसको आहार नाल से चिपकने के लिए कुछ चाहिए, आंत से चिपकने के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, तो चिपकने के लिए क्या जो चाहिए वो है इसके पास सकर्स या फिर हुक। ठीक है, चूषक या फिर हुक इनके अंदर होते हैं, सकर्स या फिर हुक, जिनसे ये आपकी जो इंटेस्टाइनस वॉल पे अटैच हो जाते हैं, अपने आप को चिपका लेते हैं उस पे। ठीक है, तो एक ये जो प्रॉब्लम थी ना क्रवाकुंचन से बाहर निकलने वाली, वो तो सॉल्व हो गई इनकी, क्योंकि इनके पास सकर्स और हुक्स है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे आपकी बॉडी में, जो पाचन एंजाइम्स है, वो इनको भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए इनके पास क्या है, इनका जो बॉडी है वो कवर्ड होती है विद अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, तो इनका जो शरीर है वो क्यूटिकल से कवर्ड होता है, और इस लेयर को अपन बोलते हैं टेग्यूमेंट। तो टेग्यूमेंट क्या है, बेसिकली क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की लेयर है जो इनकी बॉडी के ऊपर होती है। ये इनको पाचक एंजाइम से बचाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाती है। तो जो दो प्रॉब्लम्स थी वो दोनों इनकी सॉल्व हो गई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो क्रमाकुंचन की वजह से थी कि ये बाहर ना निकल जाए, तो वो सॉल्व हो गई, सकर्स और हुक से उससे चिपक जाते हैं ये। ठीक है, आंत से जाके। सेकेंड थिंग इनकी प्रॉब्लम थी कि मान लो डाइजेस्टिव एंजाइम आके उनको डाइजेस्ट कर दे, तो अपने आप को बचाने के लिए उनके पास उनकी जो आउटर कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई, जिसको अपन टेग्यूमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये इनको पाचक एंजाइम से बचाती है। ठीक है, इस वजह से ये आराम से अंतःपरजीवी बन के रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी या जो भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो अंतःपरजीवी है उनमें जनरली आपको अवायवीय श्वसन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखने को मिलता है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए इनमें स्पेशल सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिका, इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, और एक और नाम है, इनको सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, रेस्पिरेशन कैसा है, अवायवीय। और दूसरी चीज, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स है, फ्लेम सेल्स, इसको अपन प्रोटोनेफ्रीडिया, ज्वाला कोशिकाएं, सोलिनोसाइट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये सब उत्सर्जन के लिए है इनके पास। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं इनके लैंगिक जनन पे। तो जनन बेसिकली जो है जंतु, ये कैसा है, ये द्विलिंगी है। द्विलिंगी है मतलब मोनोएशियस है, अगेन उभयलिंगी है, दोनों सेक्सेस एक में ही प्रेजेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, मोनोएशियस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, निषेचन कैसा होता है, अंतः निषेचन होता है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा है, अप्रत्यक्ष, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनमें लार्वा होगा, पर इनमें एक लार्वा नहीं होता, इनमें कई लार्वा होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा कई तरीके के आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अंडा है, उससे एक लार्वा निकला, फिर वो दूसरे लार्वा में डेवलप होगा, फिर तीसरा, फिर अडल्ट आएगा। तो लार्वा के कुछ स्टेजेस हैं, अलग अलग लार्वा मिल सकते हैं एक ही लाइफ साइकिल में इनकी। तो कई तरीके के परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का है, और कई प्रकार के लार्वा आपको देखने को मिल सकते हैं एक ही जीव की लाइफ साइकिल में आपको इनके अंदर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये है इनके लैंगिक जनन के बारे में। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये है टेपवर्म।
बहुत लंबा होता है, यस, बहुत लंबा, आपकी पूरी इंटेस्टाइन कवर कर लेता है ये टेपवर्म। ये क्या है? इसको अपन टेपवर्म को और क्या बोलते हैं बेटा? फीताकृमि, रिबन, क्योंकि रिबन जैसा लगता है ना, इसलिए फीताकृमि। ठीक है, ये आपके लीफ जैसा लग रहा है तो पर्णक्रमी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, लीफ जैसा इसका शेप है। ये है क्या? ये है फेसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक। ठीक है, फेसियोला हिपैटिका लिवर फ्लूक पर्णक्रमी है ये। और ये क्या है? ये है प्लेनेरी, ये भी फ्लैटवर्म्स है। ठीक है, तो ये है टेपवर्म, फीताक्रमी, फेसियोला हेपेटिका, पर्णक्रमी, और ये है प्लेनेरिया। ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले प्लेनेरिया की बात करें। प्लेनेरिया को ड्यूगेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें आपको प्लेनेरिया के बारे में याद रखनी है। फर्स्ट, ये मुक्त जीवी है, ये अंतः परजीवी नहीं है। ठीक है, फ्री लिविंग फॉर्म्स है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इनमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता है, बिकॉज अपन ने देखा था ना, ये कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय रीजेनरेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म अपन ने पढ़ा था, रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। अगर हम इनको टुकड़ों में काटे तो हर एक टुकड़ा जो है वो एक नया प्लेनेरिया बन सकता है। तो इनके अंदर पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। तो दो चीज आपको याद रखनी है बस प्लेनेरिया के बारे में, स्वतंत्र जीवी है और रीजेनरेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फेसियोला लिवर फ्लूक पे। फेसियोला हिपैटिका इसका पूरा नाम है। अब हैपा वर्ड हमेशा लिवर के लिए होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं? लिवर को। ठीक है, यकृत क्रमी है ये। ठीक है, लिवर फ्लूक अपन इसको बोल रहे हैं। पर ये हमारे लिवर नहीं, हमारे अंदर ये डिजीज कॉज नहीं करते, ये भेड़ और बकरियों में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक हिंदी वर्ड क्या होता है इसका? द्विपोषदीय हैं, मतलब इनके दो होस्ट होते हैं। कि एक होस्ट नहीं है, दो होस्ट हैं इनके अंदर, डाइजेनेटिक हैं ये। कौन से दो होस्ट हैं? एक तो प्राथमिक पोषक, दैट इज प्राइमरी होस्ट। के आई होप आपको इनका इंग्लिश तो पता ही होगा। प्राथमिक पोषक मतलब प्राइमरी होस्ट कौन है इनका? बकरी एवं भेड़। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है? गार्डन स्नेल। ठीक है, क्या होता है जैसे बकरी या फिर भेड़, सॉरी बकरी या फिर भेड़ है ना, अगर किसी कोई बकरी या भेड़ इन्फेक्टेड है इनसे, तो उनके मल में इनके एग्स निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर वो जो मल में से जो एग्स निकले हैं, वो सूर्य की गर्मी और हवा वगैरह से ये हैच होते हैं, उनके लार्वा बाहर निकलते हैं। ठीक है, लार्वा जो है वो स्नेल की बॉडी में एंटर करते हैं। स्नेल, गार्डन स्नेल, जिसको अपन घोंगा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसकी बॉडी में एंटर करता है ये लार्वा। फिर वो घोंगा में ही उसकी बाकी की लाइफ साइकिल चलती है। वो एक लार्वा से दूसरा लार्वा, फिर तीसरा लार्वा, ऐसे बनाता है। फिर अल्टीमेटली ये घोंगे के शरीर से बाहर आते हैं। ठीक है, और फिर पत्तियों पे, ठीक है, घास पे चिपक जाते हैं। फिर से जब भेड़ बकरी वहां पे चरने आती हैं, तो वो जब वो पत्तियां और घास खाती हैं, फिर वो भेड़ बकरी के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है। ओके, तो बकरी में घुस गए, फिर मल से बाहर आए, फिर स्नेल में घुस गए, फिर स्नेल से बाहर आए, फिर बकरी में घुस गए। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चल रही है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये करते क्या है? ये इनकी पित्त वाहिनी जो है उसको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, वहां जाके ये लोग रहते हैं पित्त वाहिनी में, दैट इज बाइल डक्ट में। ठीक है, और ये इनके लिवर को इफेक्ट करते हैं, जिससे जो बकरियां हैं ये खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती अच्छे से, फिर उनको भूख नहीं लगती और सारी बीमारियां शुरू हो जाती है उनके अंदर। ठीक है, तो ये है बेसिकली लिवर फ्लूक, ये कॉज करता है डिजीज लिवर रॉट। ठीक है, समझ में आया आपको? दिस इज फेसियोला हिपैटिका। इसका प्राइमरी होस्ट है बकरी एवं भेड़, सेकेंडरी होस्ट है गार्डन स्नेल या फिर घोंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टीनिया, दैट इज टेपवर्म। टीनिया या फिर टेपवर्म इसका नाम होता है, बेसिकली पोर्क टेपवर्म भी आप इसको बोलते हो, क्योंकि ये सुअर के मांस में
बेसिकली सुअर जो है इसका सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। ये भी डाइजेनेटिक है, इसमें भी दो होस्ट होते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी होस्ट हो गए जो अपन है, ठीक है, और एक सेकेंडरी होस्ट हो गया जो कि है सुअर, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई मानव है जो इससे इन्फेक्टेड है टेपवर्म से, उनके मल में इनके एग्स निकलते हैं और ये मल कौन खाता है, सुअर खा जाता है, ठीक है। सुअर ने ये मल खा लिया तो अब जो लार्वा है उनके अंदर, वो सुअर में कहाँ जाके वहां पे रहने लगता है, उनकी पेशियों में, जनरली लेग्स की मसल्स में, ठीक है, वहां जाके वो लार्वा रहने लगता है, ठीक है। और फिर अगर कोई इस सुअर का मांस खाता है, कोई मनुष्य सुअर का मांस अगर खाता है तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य से सुअर और फिर सुअर से फिर मनुष्य, तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, दो होस्ट इनके होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेपवर्म है, ठीक है, ये ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकता, तो अगर सुअर का मांस अच्छे से पका हुआ है और तब आप अगर उसको खाते हो तो टेपवर्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसके लार्वा मर जाते हैं, ठीक है। पर अगर अध पका मांस है तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि अध पके मांस खाने से हो सकता है या पके हुए मांस खाने से, तो अध पके मांस खाने से टीनियासिस आपको हो सकता है, जो कि टेपवर्म कॉज करता है। डिजीज का नाम है टीनियासिस, ठीक है। ये आपकी छोटी आंत का परजीवी है, ठीक है। कहाँ रहता है ये आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है, वहां जाके, ठीक है। समझ में आया आपको? और ये टीनियासिस अपन इस डिजीज को बोलते हैं, ठीक है। पका हुआ अगर सुअर का मांस खाते हैं तो नहीं होगा, अधपके से हो जाता है। अब आपको दो लार्वा के इसमें नाम याद रखने हैं। प्राइमरी होस्ट जो कि अपन है, उनके लिए जो संक्रामक अवस्था है वो है सिस्टीसर्कस लार्वा। सिस्टीसर्कस लार्वा हमारे लिए संक्रामक अवस्था है, और सुअर के लिए संक्रामक अवस्था है ऑन्कोस्फियर लार्वा, ठीक है। तो ऑन्कोस्फियर लार्वा के फॉर्म में ये सुअर में एंटर करते हैं, और सिस्टीसर्कस लार्वा के फॉर्म में ये मनुष्य के अंदर एंटर करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। सिस्टीसर्कस से ही नाम आता है सिस्टीसर्कोसिस, ठीक है। तो टीनियासिस या फिर सिस्टीसर्कोसिस, ये डिजीज कॉज करते हैं टेपवर्म, ठीक है। नाम अलग अलग है, डिजीज एक ही है, ठीक है। टीनियासिस या फिर सिस्टीसर्कोसिस। सिस्टीसर्कस लार्वा है जो हमारे लिए क्या है, संक्रमण अवस्था है टेपवर्म की। समझ में आया आपको? अभी जो टेपवर्म होता है ना, ये 5 साल तक जिंदा रह सकता है सुअर के अंदर, ठीक है। तो अगर सुअर को मान लो अभी भी अगर उसने ये अंदर उसके गया है, तो 5 साल, 2-3 साल बाद भी अगर आप उस सुअर के मांस को खाते हो तो वो आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। ये 5 साल तक जिंदा रहता है। जनरली जो लार्वा होते हैं, जैसे अगर अपन फैसियोला वाले की बात करें, फैसियोला हेपेटिका, उनके जो लार्वा जो पत्तियों से चिपक जाते हैं, घास से चिपक जाते हैं, वो 7-10 दिन में मर जाते हैं। अगर भेड़ बकरी चढ़ने नहीं आई तो वो मर जाएंगे 7-10 दिन में, पर ये 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इन्फेक्टिव होते हैं, ओके। सो दैट इज अबाउट टीनिया और द टेपवर्म। तो अपन ने 3 एग्जाम्पल तो अभी तक देख लिए, प्लेनेरिया, फेसियोला और टीनिया। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा या फिर ब्लड फ्लूक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मानव मूत्राशय, दैट इज ब्लैडर, और आंत की जो वेन्स होती है उनमें जाके रहता है, वहां से खून चूसता है, ठीक है। इसमें उपस्थित होता है मानव के ब्लैडर और आंत में। ये भी डाइजेनेटिक है, ठीक है। इसके भी 2 होस्ट हैं, एक तो हम ही है, प्राइमरी होस्ट मानव है, सेकेंडरी होस्ट इनका गार्डन स्नेल है, घोंगा है, ठीक है। ओके, सो ये वाला है शिस्टोसोमा, दैट इज ब्लड फ्लूक। आप इसका नाम याद रखिए, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, बस इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये अपन ने 4 एग्जाम्पल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज के किए हैं। अब नेक्स्ट फाइलम पे हम आते हैं, और नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्केल्मिन्थीज या निमेटीहेल्मिन्थीज। एस्केल्मिन्थीज या निमेटीहेल्मिन्थीज, जिनको अपन निमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है, हम इनको निमेटोडा भी बोलते हैं। अब ये भी क्या है, कुछ मुक्त जीवी है और काफी सारे अंतः परजीवी ही हैं, इनमें भी एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद अगेन वर्गीकरण के आधार पे आ जाते हैं, तो इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। मीजोडर्म है क्या, हाँ है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, क्योंकि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों आपको देखने को मिल रही है। सीलोम की बात करें तो सीलोम कैसे हैं, स्यूडो सीलोमेट है, फॉल्स सीलोम है, ठीक है। मीजोडर्म के पाउचेस मिलते हैं बीच में, याद है ना आपको, तो वो स्यूडो सीलोमेट होते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, यस इनको थ्रेड वर्म्स या राउंड वर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनका अनुप्रस्थ काटे तो अनुप्रस्थ काट अगर हम ले तो ये गोल से दिखते हैं, राउंड वर्म्स, ओके। राउंड वर्म्स या फिर थ्रेड वर्म्स भी आप इनको बोल सकते हो। सममिति जो है वो बायलेटरल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये लोग, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें तो आप आराम से बता सकते हो अगर आपको वो वर्गीकरण के आधार याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्यूडोसीलोमेट, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अब पाचन नाल पे आते हैं, जो पाचन मार्ग है यहाँ पे पूर्ण प्रकार का है, तो आपको याद रखना है कि एस्केलमेंथीज से एनस होना शुरू हो जाती है, एनस का डेवलपमेंट हो जाता है। तो अब जो इनका आहार नाल है वो कंप्लीट है, ठीक है, पूर्ण है, और इसमें आपको 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। एक हो गई मुख और दूसरी हो गई गुदा, तो ये पूर्ण हो गया, ठीक है ना। और जो बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा, जैसे एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब हो, ठीक है। ये क्या बनाया है मैंने, ये है इनके अंदर मस्क्यूलर फेरिंक्स, ठीक है। इनके आहार नाल में होता है मस्क्यूलर फेरिंक्स, दैट इज पेशीय ग्रसनी, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे आपका इंक का ड्रॉपर नहीं होता, जिसको आप एक बार पिचकाते हो फिर इंक में डालते हो, फिर वो बेसिकली फूलता है और फिर इंक अंदर आ जाती है ना। ड्रॉपर में हम इंक कैसे लेते हैं, पहले पिचकाते हैं फिर डालते हैं और फिर वो फूलता है और फिर वो आप उसको रिलीज करते हो और इंक अंदर आ जाती है। सिमिलरली ये एक्ट करता है, ये पहले ऐसे पिचक जाएगा, ठीक है, और फिर ओपन होगा तो ये जो भी भोजन यहाँ होगा वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये जो मस्क्यूलर फेरिंक्स है, पेशीय ग्रसनी है, ये भोजन को ग्रहण करने में इनको हेल्प करती है, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉपर की तरह एक्ट करती है। पिचकी फिर एकदम से रिलीज हुई तो खाना सक हो जाता है अंदर, भोजन को ग्रहण करने में इसको हेल्प करती है मस्क्यूलर फेरिंक्स या फिर पेशीय ग्रसनी, ठीक है। अब इनकी देह भित्ति की अगर अपन बात करें तो इनकी देह भित्ति में आपको 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। किसकी बनी हुई होती है इनकी बॉडी वॉल, सबसे पहले तो होती है सबसे बाहर आपको इनमें मिलेगी क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है ना ये भी अंतःपरजीवी है, पाचक एंजाइम से बचने के लिए इनके पास भी क्या है, क्यूटिकल की लेयर, ठीक है। तो सबसे बाहर होगी क्यूटिकल, दूसरी उसके अंदर होगी एपिडर्मिस, याद रखिए इनकी एपिडर्मिस बहु केंद्रकीय होती है, ठीक है। एपिडर्मिस इनकी कैसी होती है, बहु केंद्रकीय, और उसके अंदर क्या होगी, मस्क्यूलर लेयर होगी, ठीक है, मस्क्यूलर लेयर होगी, पर मसल्स कैसी होंगी, सिर्फ अनुदैर्ध्य मसल्स ही इनमें मिलती हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी वॉल है सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस जो कि बहु केंद्र की है, ये आपको याद रखना है, और फिर मस्कुलर लेयर जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें तो इनके अंदर ऐसे आपको नलिकाएं मिलेंगी, उत्सर्जी नलिकाएं जो कि अनुदैर्ध्य हैं, अनुदैर्ध्य उत्सर्जी नलिकाएं मिलेंगी, और फिर ऐसे ये अनुप्रस्थ नलिका से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो ये कुछ इस तरीके का आपको शेप दिखाई देगा, ये एच शेप, ठीक है। ये एक अभिलाक्षणिक लक्षण है इनका, आपको एच शेप की
उत्सर्जी नलिकाएं होती हैं जो इनका उत्सर्जन तंत्र बनाती। तो आपको क्या मिलता है? एच शेप की उत्सर्जी नलिकाएं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आप बोल लो इनको, ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो इनका उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं। तो ये तो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल उत्सर्जी नलिका हो गई, ये अनुप्रस्थ आपको दिख रही है, तो एच शेप आपको दिख गया, ठीक है। तो एच से शेप की उत्सर्जी नलिका इनका उत्सर्जन तंत्र बनाती हैं। तो तीन चीजें आपको मेनली एस्केलमेंथीज के बारे में याद रखनी है। पहली चीज है मस्क्यूलर फेरिंग्स, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो आपको याद है क्योंकि वो अपन वर्गीकरण के आधार से पढ़ के आ रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक थिंग्स हैं जो आपको इनके अंदर ही मिलेगा। मस्क्यूलर फेरिंग्स दैट इज पेशीय ग्रसनी। दूसरी चीज है एपिडर्मिस का बहुकेंद्रकीय होना, ठीक है, और तीसरी चीज है ये एच शेप उत्सर्जी नलिकाएं। ये तीन चीजें आपको इसके लिए स्पेशली याद रखनी है, इनके अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ तरीके का इनका आपको संरचना लगती है। तो नलिका के भीतर नलिका दैट इज बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको देखने को मिलता है एस्केलमेंथीज में, ठीक है। अब अगर अपन इनके जनन की बात करें तो जो लैंगिक जनन है ये लोग कैसे होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखे थे? ज्यादातर जो थे वो उभयलिंगी थे, मोनोएशियस थे। ये एक लिंगी है, डायोएशियस है, ठीक है। तो दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक लिंगी या फिर डायोएशियस, ठीक है, ओके। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी, जिसका मतलब क्या है? मेल और फीमेल को आप बाहर से देख के पहचान सकते हो, ठीक है, अलग अलग शेप उनकी होती है, अलग अलग फॉर्म में वो दिखते हैं, तो वो हम पहचान सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर आप मेल को देखो, ठीक है, तो जो मेल होता है वो छोटा होता है और इसका जो पश्च भाग है वो कर्व्ड है, दिख रहा है, यकृत है, ऐसे सॉरी वक्रत है, वक्र बना रखा है उसने, है ना, कॉइल्ड है। तो जो मेल होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और इसका जो पश्च भाग है, पीछे वाला जो भाग है, वो कॉइल्ड होता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? इनके यहाँ पे आपको दो कांटे जैसी कांटेनुमा संरचना दिख रही है। ये दो कांटेनुमा संरचना, ये क्या है? ये है पीनियल सीटे। दो पीनियल सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, पुच्छीय कंटिकाएं जिनको अपन बोलते हैं, पुच्छीय कंटिकाएं दैट इज पीनियल सीटें, जो कि इनके मैथुनांग की तरह एक्ट करते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपने देखा कि मेल्स क्या है? छोटे हैं, पश्चभाग इनका कॉइल्ड है और इनमें पीनियल सीटें आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वेरएस फीमेल जो है वो कैसी होती है बेटा? फीमेल होती है बड़ी, ठीक है, और ये स्ट्रेट होती है, इसमें कोई कॉइलिंग नहीं है, सीधी होती है, ठीक है, ओके। और पीनियल सीटें ऑब्वियसली इसमें नहीं होते, ठीक है। तो आप कैसे मेल और फीमेल में फर्क कर सकते हो? मेल छोटा, इसका जो पश्च भाग है वो कॉइल्ड, और पीनियल सीटें है जो इनके कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, मैथुनांग है, ठीक है। फीमेल कैसी? वो बड़ी होती है, स्ट्रेट होती है, ओके। तो इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें देखने को मिलती है। निषेचन जो है वो इनके अंदर भी इंटरनल ही होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है इनके अंदर भी अंतः निषेचन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इनमें जो डेवलपमेंट है ना, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये किसी किसी में प्रत्यक्ष होता है या किसी किसी में अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो दोनों तरीके के डेवलपमेंट हमें इनमें देखने को मिलते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो ये इनके लैंगिक जनन के बारे में। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट इज एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस जो है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको अपन एस्कैरियासिस
बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एस्कैरियासिस बोलते हैं। लार्वा है इसका रेप्टिडी फॉर्म। तो बेसिकली इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनमें आपको एक लार्वा देखने को मिलता है रेप्टिडी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, ये छोटी आंत का परजीवी है, हमारे अंदर है। ठीक है, मानव में ये डिजीज करता है, छोटी आंत का परजीवी है, ये मोनोजेनेटिक है। ठीक है, अपन ने अभी तक क्या देखा था, फेसियोला या टेपवर्म, इनकी बात करें तो ये डाइजेनेटिक थे, द्विपोषिदीय थे। ये एक पोषिदीय ही है, इनमें एक ही होस्ट होता है, मानव। ठीक है, तो ये फैलते कैसे हैं? ये फैलते हैं दूषित पानी या आपने दूषित खाना कुछ खा लिया, उससे ये फैलते हैं। ठीक है, फल या सब्जियां धो के नहीं खाई, ठीक है, उससे, या मिट्टी में इनके लार्वा होते हैं, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, मिट्टी में खेल के आते हैं, ठीक है, और फिर हाथ धोए बिना अगर उन्होंने खाना खा लिया तो ये लार्वा इनके पेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉज करते हैं एस्कैरियासिस डिजीज। ये इतनी तादाद में ग्रो करते हैं, पूरे इंटेस्टाइन को आपकी ब्लॉक कर देते हैं। आंत का ये इंटेस्टिनल ब्लॉकेज कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ये अमाउंट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये आपके अंदर, तो वही पेट दर्द वगैरह आपको महसूस होगा। तो एस्कैरियासिस जो है वो एस्कैरिस से होता है। ठीक है, ये मोनोजेनेटिक है। सेकंड जो है वो है एनकाइलोस्टोमा, हुकवर्म। ठीक है, ये भी छोटी आंत का ही परजीवी है। ठीक है, नाम है एनकाइलोस्टोमा। ठीक है, जिसको अपन हुकवर्म भी बोलते हैं। ये भी मोनोजेनेटिक है, ये भी हमारे अंदर ही डिजीज करता है। हमारी छोटी आंत की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना, उनमें जाके ये रहता है और वहां से खून चूसता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉज करता है। और ये एंटर पता है कैसे करता है, ये बहुत ही अलग तरीके से एंटर करता है बॉडी में। आपकी ये जो हथेली है या जो पाँव के तलवे हैं, है ना, उनमें से एंटर कर जाता है, इसको भेद करके ये इसमें एंटर कर जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, और फिर वहां जाके छोटी आंत में जो रक्त वाहिनी है वहां जाके ये रहता है और वहां से खून चूसता है। ये है हुकवर्म। ठीक है, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा, सॉरी, एनकाइलोस्टोमा या फिर हुकवर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वूचरेरिया फाइलेरियल वर्म। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटाइसिस। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो हाथी पांव डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज कॉज करता है फाइलेरियल वर्म वूचरेरिया, वूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, वूचरेरिया जो है ये डाइजेनेटिक है, ये द्विपोषिदीय है, इसमें दो होस्ट होते हैं। पहला होस्ट जो प्राइमरी होस्ट है वो तो है मानव। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट कौन है इसके अंदर, वो है मच्छर। और कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, मच्छर आपने पता होगा, एनोफ्लीज हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है, और एडीज हो सकता है। इसमें जो मच्छर है वो है क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये वर्म जो है हमारे अंदर एंटर करता है और ये डिजीज कॉज कर सकता है फाइलेरियासिस। अब ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी में, ये हमारी लसिका वाहिनियां जो होती हैं या लसिका गांठ, ठीक है, दैट इज लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये लसिका वाहिनी या फिर लसिका गार्ड दैट इज लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स में जाके रहते हैं और वहाँ पे उनको ब्लॉकेज कर देते हैं। लसिका का जो प्रवाह है उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है उस प्लेस पे। तो जैसे पैर जो है वो इतना ज़्यादा सूज जाते हैं, ऐसा जैसे मान लीजिए हाथी का पैर हो, इसीलिए इसका नाम है हाथी पाँव डिजीज, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये आपको मिलेंगे लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड्स में जाके ये रहते हैं और लिम्फ के प्रवाह को रोक देते हैं।
ठीक है, इस वजह से सूजन आ जाती है। ये है आपका फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हमने एस्केलमेंथीज के पढ़े हैं बेटा, एस्कैरिस, एनकाइलोस्टोमा दैट इज हुकवर्म, एंड वुचरेरिया दैट इज योर फाइलेरियल वर्म। ठीक है, समझ में आया सबको? यहाँ पे आपका एस्केलमेंथीज खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। सही कथन का चयन कीजिए। प्लैटीहेल्मिन्थीज त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कूटगुही, स्यूडोसीलोमेट। बताइए, सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीज कूटगुही नहीं होता, एसीलोमेट होता है, अगुही होता है। नेक्स्ट, टीनोफोर केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करता है और निषेचन बाहरी होता है। बिल्कुल सही बात है। टेपवर्म में निषेचन आंतरिक होता है लेकिन लिंग अलग नहीं होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। टीनोफोर विशेष रूप से समुद्री, द्विकोरकी और जैव संदीप्ति जीव हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। स्पंज में निषेचन बाह्य और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष नहीं होता है इनके अंदर परिवर्धन, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नाम याद है आपको? पॉरीफेरा में मैंने आपको लार्वा का नाम बताया था, एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा। ठीक है, तो ये गलत है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? बी, सी और डी। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? बी। समझ में आया सबको? क्यों होगा आंसर बी? ठीक है, बी, सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, द्विपार्श्व सममिति एवं अगुहीय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में हैं? द्विपार्श्वीय सममिति मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल, और अगुहीय मतलब एसीलोमेट। तो ये क्या होंगे? प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये एसीलोमेट है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर हम एस्केलमेंथीज की बात करें तो एस्केलमेंथीज जो है वो स्यूडोसीलोमेट है, एनेलिडा ट्रू सीलोम वाला है, और टीनोफोरा जो है वो द्विपार्श्व सममिति शो नहीं करता है। ठीक है, तो टीनोफोरा में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? ये मैंने आपको बोला था, प्लेनेरिया में 2 ही चीजें याद करनी थी अपने को, मुक्त जीवी हैं और पुनरुत्भवन की असीम क्षमता होती है। तो पुनरुत्पादन की इसमें अधिक क्षमता होती है, तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, एस्कैरिस की क्या विशेषता है? वास्तविक सीलोम का होना। एस्कैरिस में वास्तविक सीलोम? नो, स्यूडोसीलोमेट। तो ये तो गलत हो गया। वास्तविक सीलोम, ये भी गलत। वास्तविक सीलोम का अभाव परंतु विकंडावस्था का पाया जाना। क्या हमें इसमें सेगमेंट्स मिलते हैं? नहीं मिलते, ये भी रॉन्ग। न तो वास्तविक सीलोम का होना और न ही विकंडावस्था का पाया जाना। ये एस्कैरिस के लिए सही है, तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव प्लैटीहेल्मिन्थीज का उदाहरण है? शिस्टोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम या वुचरेरिया? ठीक है, चलिए बताइए प्लैटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल। प्लैटीहेल्मिन्थीज के अपन ने 4 एग्जाम्पल याद किए थे, याद है आपको? प्लेनेरिया, फेसियोला, टेपवर्म और एक शिस्टोसोमा। ठीक है, तो आपका नाम ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा और ये जो है प्लाज्मोडियम वुचरेरिया ये प्लैटीहेल्मिन्थीज नहीं है। शिस्टोसोमा आपका आंसर है ए। नाउ एस्कैरिस का लार्वा कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया एस्कैरिस में जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो एक लार्वा इनमें प्रेजेंट है और लार्वा का नाम है रैप्टिडिफॉर्म लार्वा। ठीक है, रैप्टिडिफॉर्म लार्वा याद रखिएगा। नेक्स्ट, चपटे क्रमी टीनिया की उत्सर्जी रचनाएं हैं। फ्लैटवर्म्स जो होते हैं जैसे कि टेपवर्म, उनके अंदर उत्सर्जी जो बेसिकली सिस्टम है, उत्सर्जी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट्स, ज्वाला कोशिकाएं, याद है? फ्लेम सेल्स। तो ये आपका आंसर होगा ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं इनमें मिलती है, मेल्फिजन ट्यूब्यूल्स नहीं मिलती, ग्रीन ग्लैंड्स भी नहीं। आंसर होगा ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लैडर वर्म सिस्टिसर्कस किसकी लार्वा अवस्था होती है? सिस्टिसर्कस मैंने आपको बताया था हमारे लिए संक्रामक अवस्था है वो सिस्टिसर्कस, याद है? क्या होगा इनमें से? फीताक्रमिकी, गोलक्रमिकी, पिनक्रमिकी या यकृतक्रमिकी? फीताक्रमिकी, दैट इज टेपवर्म। ठीक है, गोलक्रमी तो राउंड वर्म्स हो गए, ठीक है, ये पिन वर्म्स हो गए, और ये है आपके यकृतक्रमी, आपका फेसियोला हेपेटिका हो गया। फीताक्रमिकी, ठीक है, सिस्टिसर्कस जो है वो
आपके टेप वर्म की संक्रामक अवस्था है हमारे लिए, ठीक है। तो फीता कृमि की ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था। फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, मैनिटोल और एल्जिन, लैमिनेरिन और सेल्यूलोज, मांड और सेल्यूलोज। यस, और इसका आंसर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। आई होप आप सबको पता है फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होता है स्टोर्ड फूड, किसका स्टोर्ड मटेरियल है ये, रोडोफाइसी, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च आपको मिलता है रोडोफाइसी में, ठीक है। अपन ने फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में देखा था मैनिटोल लैमिनेरिन होता है, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। इनके अंदर रेड एल्गी में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसकी जो संरचना है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। नीचे एस्केलमेंथीज के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। ये द्विपार्श्व सममितीय एवं त्रिकोरिक होते हैं, ये एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये सभी पादप या जंतु परजीवी होते हैं। उस विकल्प को चुनिए जिसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। आपको वो विकल्प चुनना है जिसमें दोनों कथन सही हो, ठीक है। जरूर आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड इतना हार्ड नहीं है, जरूर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछूंगी, आपको ईमानदारी से उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ये है आपके रिवीजन के लिए। हम हर बार ना चीज़ों को रिपीट करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा। आज वाला टॉपिक मैं नहीं ले रही, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, इनमें से मैं आपसे कुछ चीज़ें अभी यहाँ बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट उसके आंसर दीजिए, बिना पीछे देखे, ठीक है। सोच के आंसर दीजिए। आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके उसको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। पर कोशिश कीजिए, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आपको चीज़ें याद होंगी बेटा। जितना आप इनको रिपीट करोगे उतना आपको याद रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। ब्रेन कोरल किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी, जिसको याद हो जल्दी से लिखें। ब्रेन कोरल किसका नाम है, ठीक है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वीनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से, कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है याद किया है उसके बेसिस पे आंसर कीजिए, ठीक है। ब्रेन कोरल, वीनस फ्लावर बास्केट। तीसरा, बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, ठीक है। चौथा मैं आपसे पूछ रही हूं, नाल तंत्र किसमें मिलता है, ठीक है, ओके। फिर पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कॉलर सेल्स किसमें मिलते हैं, कौन से फाइलम में आपको कॉलर सेल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इंटरस्टिशियल सेल आपको कौन से फाइलम में मिलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल आपको कौन से फाइलम में मिलते हैं, अंतराली कोशिकाएं, ठीक है। ये किस में आपको मिलेंगी बेटा, ये आपको बताना है। एर्थ, गॉर्गोनिया का कॉमन नाम क्या है, ठीक है, गॉर्गोनिया का कॉमन नाम क्या है। नाइन्थ, प्लूरोब्रेकिया कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रेकिया कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, ठीक है।
स्नीडोब्लास्ट किस में मिलते हैं? ठीक है, स्नीडोब्लास्ट आपको कौन से फाइलम में मिलेंगे? ठीक है, पैनाट्यूला का कॉमन नाम क्या है? पैनाट्यूला का कॉमन नाम क्या है? ठीक है, ओके। उसके बाद अपन और क्या पूछ सकते हैं आपसे? बॉडी प्लान कैसा है पॉरीफेरा में? पॉरीफेरा में बॉडी प्लान कैसा होता है? ठीक है, पॉरीफेरा की गुहा को क्या बोलते हैं? यस, पॉरीफेरा की गुहा को क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, फिर टीनोफोरा में कितनी कोम प्लेट्स होती हैं? ठीक है, और सिर्फ लैंगिक जनन कौन से सिर्फ लैंगिक जनन किस में मिलता है? पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा या टीनोफोरा? सिर्फ लैंगिक जनन आपको किस में मिलेगा? पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा या टीनोफोरा? ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी आपने आंसर किया क्या? ब्रेन कोरल किसको बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? नाल तंत्र कौन से फाइलम में मिलता है आपको? पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर किसका नाम है? कॉलर सेल्स किसके अंदर मिलते हैं? ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स किस में मिलते हैं? गॉर्गोनिया का कॉमन नाम क्या है? प्लूरोब्रेकिया कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है? नीडोब्लास्ट आपको किस में मिलते हैं? पैनाट्यूला का कॉमन नाम क्या है? बॉडी प्लान पॉरीफेरा में कैसा है बेटा? पॉरीफेरा की गुहा को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कोम प्लेट्स कितनी होती हैं टीनोफोरा में? और लैंगिक जनन सिर्फ किस में देखने को मिलता है? पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा या टीनोफोरा? सबके हो गए क्या ये क्वेश्चंस? सबने आंसर दे दिए? यस, मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ, आप इनके आंसर सोच के लिख सकते थे। कोई कंपटीशन नहीं है बेटा, ये आपके रिवीजन के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये याद करना इतना इजी नहीं है। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो सिर्फ ये रेपिटेशन के लिए है, रिवीजन के लिए है, ताकि आपको चीज़ें याद हों। ठीक है, तो अगर आपको याद आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रही है तो इसको वापस याद करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, यस, ग्रेट। सबसे फर्स्ट ब्रेन कोरल, मिएंड्रिना, याद है आपको? ब्रेन कोरल, मिएंड्रिना, सिलिंटरेट। ठीक है, फिर वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला, पॉरीफेरा में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया, पॉरीफेरा। नाल तंत्र किस में मिलेगा? कैनल सिस्टम आपको बेटा, नाल तंत्र आपको मिलेगा पॉरीफेरा में। ठीक है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर किसका नाम होता है? यस, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर नाम होता है वाइसेलिया का, वाइसेलिया का। ठीक है, जो कि एक सिलिंट्रेट है। कॉलर सेल्स आपको किस में देखने को मिलेंगी? पॉरीफेरा में। ठीक है, कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स यूनिक फीचर है पॉरीफेरा का। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स अपने को देखने को मिलेंगी सिलिंटरेटा में, जो कि इनकी पूर्ण शक्त कोशिकाएं हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं। गॉर्गोनिया का कॉमन नाम है सी फैन या समुद्री व्यंजन। ठीक है, प्लूरोब्रेकिया एग्जाम्पल है टीनोफोरा फाइलम का। यस,
स्नीडोब्लास्ट इजी क्वेश्चन है। स्नीडोब्लास्ट आपको सिलेंटरेटा में मिलेगा या स्नीडेरिया में मिलेगा, ठीक है। पैनाट्यूला का कॉमन नाम है सी पेन, हिंदी में समुद्री पिच। बॉडी प्लान पॉरीफेरा की कैसी होती है बेटा? पॉरीफेरा में अपन देखा सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो बॉडी प्लान इसका होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। पॉरीफेरा की गुहा को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्जोसील या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कोम प्लेट्स कितनी होती हैं? 8 के 8 सिलिएटेड एक्सटर्नल कोम प्लेट्स देखने को मिलती है। और लैंगिक जनन आपको सिर्फ मिलेगा, मतलब सिर्फ मिलेगा, मतलब सिर्फ लैंगिक जनन ही मिलेगा टीनोफोरा में, ऐसा नहीं है औरों में लैंगिक जनन नहीं मिलेगा। लैंगिक जनन टीनोफोरा में सिर्फ आपको लैंगिक जनन ही मिलेगा, ठीक है। सिर्फ लैंगिक जनन आपको टीनोफोरा में मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे ही रैपिड फायर के फॉर्म में पूछ लिए। अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो चीज़ों को फिर से याद करो ताकि आप इनको आंसर कर पाओ, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी बेटा। यस, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।